जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। जैसा कि हम जानते हैं, कल हम आपको एक्ट पढ़ा रहे थे, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। तो आधा एक्ट आपको पढ़ाए थे, आधा एक्ट अभी बचा था। तो बिना कुछ समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आपको कल पढ़ा चुके थे कि हम आपको सुबह से समझाए थे कि ये अधिनियम जिस चीज़ पे पूरा फोकस करता है वो लैंगिक उत्पीड़न पे, ठीक है ना। तो बताया था कि लैंगिक उत्पीड़न धारा 3 में बोला गया था कि लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको बताया 2N में मतलब इसमें क्या क्या शामिल है। उसी के बाद इसके बाद वो धारा बताए थे 3(2), इसी धारा 3 का सब क्लॉज 2 उसमें बताए थे कि इसमें भी क्या क्या शामिल है। 2 और 3(2) में बताया गया इसमें क्या क्या लैंगिक उत्पीड़न में शामिल है, ठीक है। उसके बाद बताए थे आपको 2A पीड़ित, जिसके साथ उत्पीड़न किया जाएगा वो कौन होगी, पीड़ित होगी, ठीक है। पीड़ित को कहाँ परिभाषित किया है, पीड़ित को परिभाषित किया गया है 2A में, ठीक है, व्यथित महिला जिसको बोला गया है। उसके बाद बोले थे जो पीड़ित होगी, जो उत्पीड़न करेगा कौन करेगा, पितृर्थी। पितृर्थी कौन, जिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, ठीक है ना। ये पीड़ित महिला, पितृर्थी को कहाँ परिभाषित किया गया है 2M में। ये पितृर्थी जो थी, जो पीड़ित महिला थी, ये पितृर्थी जो है जिस पर आरोप लगाया गया है, इसके बाद परिवाद करेगी। परिवाद का प्रावधान आपको बताया था सेक्शन 9 में दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 9 में जो परिवाद करेगी, परिवाद किसके पास किया जाएगा, आंतरिक समिति के पास या स्थानीय समिति के पास। आंतरिक समिति को बताया गया है सेक्शन 2H में, ठीक, कि एक आंतरिक समिति होगी जिसका प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। धारा 4 में बताया था आंतरिक समिति कौन होगी, और 2I में ये बताया स्थानीय समिति कौन होगी। सेक्शन 6 में इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है। जो स्थानीय समिति कब बनेगी, जब यहाँ 10 से कम कामगार हैं, ठीक है ना। तो जब स्थानीय समिति बनेगी, स्थानीय समिति कौन बनाएगा, DM यानी कि जिलाधिकारी, ठीक। जिलाधिकारी का प्रावधान कहाँ गया था, सेक्शन 5 में आपको बता दिए थे। इसी के साथ हम सेक्शन 20 पढ़ लिए थे, जिसमें बता दिया कि जिलाधिकारी की कर्तव्य और शक्तियाँ क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़े थे, जब परिवाद की इतनी कार्रवाई हो जाएगी तो पहले इनका फोकस इस चीज़ पर रहेगा कि इन दोनों की सुलह करा दिया जाए, पितृर्थी और पीड़ित महिला के बीच में, ठीक है। तो सेक्शन 10 में इसके बाद की बताई गई थी कि जो आंतरिक समिति और जो स्थानीय समिति हैं वो सुलह कराएंगी, लेकिन इसमें धन की कोई मांग नहीं होगी, धन कोई इसका आधार नहीं होगा। ये किसी भी मामले में ये कहा गया है कि धन किसी में कोई कि आपस में हम धन दे के वो कर लें सुलह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर सुलह की कोई शर्तों का उल्लंघन करता है कौन, ये जो पितृर्थी था यानी कि इस पर आरोप लगाया गया था, तो धारा 11 के अंतर्गत या सुलह नहीं होती है तो क्या होगा, धारा 11 के अंतर्गत जाँच की जाएगी, ठीक। जांच कौन करेगी, आंतरिक समिति करेगी या स्थानीय समिति, जो भी है, ठीक है। अगर जांच में ये बताया जब तक जांच अगर लंबित रहती है, अब जांच तुरंत तो होगी नहीं, तो उस समय नियोजक से कोई जो पीड़ित महिला है वो मांग करती है कि मुझको कुछ मतलब रेमेडी दी जाए, तो उसको कुछ रेमेडी दी जा सकती है। उसका प्रावधान सेक्शन 12 में किया गया था। क्या दिया गया था कि उसका ट्रांसफ़र स्थानांतरण कहीं और कर दिया जाए, ठीक है ना, या उसको कोई सहायता और दे दी जाए, कोई ऐसी अन्य सहायता कोई भी हो, या उसको कोई छुट्टी वगैरह दी जाए, ठीक है ना। जो छुट्टी उसको जो रेगुलर छुट्टी मिलती है उससे वो उसकी अलग छुट्टी होगी, ठीक है ना। ये 12 में गया था। अब 12 के बाद हम बताए थे जो जांच की धारा 11 के अंतर्गत की जा रही थी, अगर वो धारा 11 के अंदर की गई जाँच अगर पितृर्थी की यानी कि जिस पर आरोप लगाया गया है इसके विरुद्ध अगर वो साबित हो जाती है, तो इसके बारे में धारा 13(3) में प्रावधान किया गया था। 13(3) में प्रावधान किया गया था कि मान लीजिए अगर ये धारा साबित हो जाती है, और धारा 13(2) में बताया गया ना साबित हो जाती है, ठीक है। अगर ये साबित हो जाएगी, अगर ये कर्मचारी हैं, ठीक, अगर ये कर्मचारी हैं तो जो सेवा नियम बनाया गया है उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ये कोई घरेलू कर्मकार हैं, तो अगर कोई ये घरेलू कर्मकार है तो इस पर जो कार्रवाई की जाएगी वो IPC की धारा 509 या सेक्शन 509 के अंतर्गत पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बोला जाएगा। 7 दिन में उसको कार्रवाई भेजी जाएगी, ठीक है। अगर जो 7 दिन में ये सब कार्रवाई हो जाएगी तो 13(4) में ये बताया गया है कि ये इसके अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई नियोजक या जिलाधिकारी को भेजी जाएगी, जो 60 दिन में इसका निस्तारण करेगा, ठीक है। इतना हम आपको कल पढ़ाए थे, ठीक। ये सेक्शन एक दूसरे से मिलते हुए थे, ठीक है ना। अब जो सेक्शन बचे थे उसके बारे में बात करते हैं।
इसके बाद आते हैं कि जो कार्रवाई चल रही है, इतना हम पढ़ लिए थे। तो अब तक हम जो उसमें बात करते आ रहे थे कि कार्रवाई ऐसे होगी, उसके खिलाफ होगी। अब मान लीजिए जो पीड़ित महिला है, पीड़ित कौन सी थी? जो व्यथित महिला है, जिसका हम 2A में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ये क्या करती हैं? पता चलता है कि जिसने जो आरोप लगाया था वो मिथ्या है, यानी झूठा आरोप है, ठीक है। सर आपने देखा कलर चेंज कर दिया, ठीक है। कलर चेंज। क्या आरोप क्या है? ये मिथ्या, या जो उसने साक्ष्य पेश किया था वो भी झूठा है, ठीक है। यस सर। तो इसके बारे में प्रावधान दिया गया है किसमें? धारा 14 में, ठीक। कि अगर इसके द्वारा लगाया गया आरोप मिथ्या है या झूठा है, या दिए गए साक्ष्य झूठे हैं, और आंतरिक समिति स्थानीय समिति जांच करती है, उसको दंडित कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी दंड के बारे में क्या बोला गया है कि दंड या तो उसको सेवा नियम के अंतर्गत किया जाएगा, या कोई सेवा नियम नहीं बना है तो कोई जो नियम तरीका जो इस उपबंध के अंदर बनाया जाएगा उसके अंदर वो दंडित किया जाएगा, ठीक है। 14 में इतनी बात कही गई थी बस। अगर मान लीजिए इतना ये काम हो जाता है, परिवार में साबित हो जाता है, सब कुछ हो गया, डीएम ने ये सब कुछ कर दिया, ठीक है, तो उस प्रतिकर के बारे में प्रावधान किया गया है। ये सेक्शन 14 था। अब सेक्शन 15 ये बात करता है किसकी? प्रतिकर। जैसा कि आप सीआरपीसी के सेक्शन 357 प्रतिकर के बारे में पढ़ के आते हैं, ठीक है। वही प्रतिकर की यहाँ बात करता है, किसके लिए प्रतिकर दिलाया जाएगा, ठीक है ना। प्रतिकर का सेक्शन बस इतने पूछेगा प्री में कि प्रतिकर का प्रावधान कौन सेक्शन में किया गया है, सेक्शन 15 में, ठीक। उसके बाद ये बताएगी जो कार्रवाई यहाँ चल रही है, ठीक, कौन सी कार्रवाई, जो कार्रवाई हुई है, प्रतिकर दिलाया, कुछ भी हुआ है, जो आरोप लगाए गए, प्रत्यारोप लगाए गए, कुछ भी, जितनी भी कार्रवाई यहाँ पे चली, तो ये जो कार्रवाई है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, मतलब कि उसका पब्लिश नहीं की जाएगी वो, ठीक है ना। अब पब्लिश की जाएगी तो इस अधिनियम के अंदर का, तो सेवा नियम के अंदर का तो कोई नियम बनाया गया तो उसके अंदर दंडित किया जाएगा, नहीं बनाया गया है तो कोई अन्य नियम के अंतर्गत या कोई अन्य रीति से या तरीके से उसको दंडित किया जाएगा। इस बात को कौन सी बात करती है? सेक्शन 16, ठीक। जी सर। अब प्रतिकर भी हो गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अब बात आती है कि किस चीज़ की, जो इसके अंतर्गत जो ये वाला मामला था, ये वाला मामला था, ठीक है ना। इनके दंड का प्रावधान कहाँ दिया गया है? सेक्शन 17 में जो बताए थे, सेवा नियम के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, अन्य रीति थे, तब वो धारा 17 में बता दिया गया, ठीक। दूसरी बात, अब जैसे कि हम पढ़ के पीछे आ रहे थे, नियोजक कौन होता है? जो जिसके अंतर्गत पूरा कार्यस्थल जहाँ पे काम बात होती है या कार्य होता है, ठीक है ना, एम्प्लॉई नियोजक होता है, मतलब जिसका मालिक जो हो गया, यहाँ जो नियम वगैरह बनवाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया था? 2G में, नियोजक को, ठीक है। नियोजक कौन था? जिसको जैसे यहाँ पे भी रिपोर्ट दी जा रही थी, या जिलाधिकारी को या नियोजक को। नियोजक कौन होता है? जो उसका मालिक जो होता है, जिसके अंतर्गत वो समितियाँ वगैरह बनाई गई हैं, ठीक है ना। तो वो उसको परिभाषित किया 2G में, ठीक है। और जो इसके कर्तव्य बताए गए हैं, नियोजक के कर्तव्य कहाँ बताए गए हैं? तो इसके जो कर्तव्य बताए गए हैं वो धारा सेक्शन 19 में बताए गए, ठीक है। सेक्शन 19 में जैसे कर्तव्य बताए गए हैं, और 2G में नियोजक बताया गया। नियोजक वही होता है जो उसका, जिसके अंतर्गत ये समिति वगैरह गठित की जाती है, समिति गठित करता है, ठीक है ना। जो आंतरिक समिति का गठन जो करता है वो नियोजक करता है, ठीक है ना। स्थानीय समिति का मतलब जिलाधिकारी करता है, ठीक। अब एक अलग से सेक्शन इसमें है 21, ठीक। 21 क्या बताता है? 21 बोलता है कि आंतरिक समिति और स्थानीय समिति के द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी, ठीक। और वार्षिक रिपोर्ट जो तैयार करी जाएगी, यानी आंतरिक समिति के द्वारा और स्थानीय समिति के द्वारा, ठीक। अब उसमें एक चीज़ और सेक्शन 22 जोड़ दिया गया, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि इस वार्षिक रिपोर्ट में, ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत
जो भी कार्रवाई की गई है, ठीक है। 21 में तो वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बोला गया था कि आंतरिक समिति और स्थानीय समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगी और पेश करेंगी, ठीक है। पैसे किसको भेजेंगी? ये डीएम को भेजेंगी, ठीक। लेकिन इसमें सेक्शन 22 और जोड़ दिया गया। सेक्शन 22 में ये बता दिया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की गई है उस चीज़ों को, उसके पूरे जितने भी उसके संबंधित में जो भी तथ्य वगैरह जो भी कार्रवाई है उसको इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। किसमें? वार्षिक रिपोर्ट में। इसी अधिनियम का जो प्रावधान थे, जो भी बात हमारे पीछे कार्रवाई परिवार जो भी किया गया था उसको किस में शामिल किया जाएगा? वार्षिक रिपोर्ट में। वार्षिक रिपोर्ट कहाँ दी गई है? प्रीवियस सवाल यही पूछेगा वार्षिक रिपोर्ट का प्रावधान कहाँ दिया गया है कि धारा 21 में, कि इसमें से अधिनियम के अंतर्गत की ये कार्रवाई शामिल होंगी कि होंगी, इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है? धारा 22 में, ठीक। अब इसमें एक होता यह है कि वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है। अब है कि इसी के साथ पढ़ लेते हैं, देखिए सेक्शन 26, ठीक। 26 इसकी बात करता है। 26 बात करता है कि मान लीजिए कि नियोजक है, ठीक। नियोजक ने 2 कार्य नहीं किए हैं। पहला कौन सा? कि उन्होंने तो समिति नहीं बनाई है, ठीक है। समिति कौन सी? जो आंतरिक समिति धारा 4 के अंतर्गत थी, सेक्शन 4 के अंतर्गत, उसका गठन नियोजक कर रहा था। या तो उसने समिति नहीं बनाई है, ठीक है ना। समिति नहीं बनाई है तो क्या किया उसने? इस अधिनियम का उल्लंघन किया। या धारा 13, ठीक, या धारा 14 या धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन किया उसने, या तो, ठीक है। क्या किया उसने? इसका उल्लंघन किया है, ठीक है ना। जो उसको मान लीजिए समिति नहीं बनाई या 13, 14, 22 के अंदर जो कार्रवाई करनी थी उसकी कार्रवाई नहीं करी, उसको उल्लंघन कर दिया है। तो 26 में बताया गया कि इसके कार्रवाई के उल्लंघन पे 50,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक। और इसके बावजूद ये दोबारा से अपराध वो करता है तो फिर इसके ये मतलब कि इसके डबल दंड से, ठीक है ना, यानी 2 गुना दंड से ये दंडनीय किया जाएगा। किसके बारे में? जो भी कार्रवाई जो 22 के अंतर्गत हो रही थी और ये जो आंतरिक समिति नहीं बनाता है या सेक्शन 13 के अंतर्गत ये वाले काम नहीं करता जो यहाँ दे रखे थे, ठीक है ना। कौन से वाले? ये वाले कि यहाँ कार्रवाई पूरी नहीं करता है या साबित हो जाता तो ये नहीं करता है, तो इसके बारे में बताया गया था कि इसका अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा और धारा 26 के अंतर्गत 50,000 रुपये के जुर्माने और इसी अपराध को दोबारा करने पर उसके 2 गुना दंड से डबल दंड से दंडित किया जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिए तो नीचे समझा देते हैं, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि अब इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं हम, किसके बारे में? कि अपराध के संज्ञान के बारे में, ठीक है। कि अपराध का संज्ञान, जो उसमें अपराध हो रहा है, ठीक है ना, तो अपराध ये कैसा होगा? तो पहली बात तो ये अपराध क्या होगा? असंज्ञेय होगा, ठीक है। अब इस अपराध का संज्ञान, जैसा कि संज्ञान आप पढ़ के आते हो सीआरपीसी में, उसमें बताया गया है कि संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर या परिवादी की प्रार्थना पर, ठीक है ना, उसके ज़्यादा प्रार्थना करने पर या सूचना पेश किए जाने पर या मजिस्ट्रेट अपनी जानकारी के आधार पर, ठीक है ना, या अन्यथा कहीं सूचना मिलने पर परिवाद का संज्ञान कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चेंजिंग हो गई है, क्या? सेक्शन 27 यानी 27 प्रावधान करता है कि जो अपराध का संज्ञान किया जाएगा, किया किसके द्वारा जाएगा? या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक, यानी प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, या मेट्रोपॉलिटन यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन यानी महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिनियम के अंदर अपराध का संज्ञान किया जाएगा, ठीक है ना। अपराध वो संज्ञेय माना जाएगा बशर्ते
सीआरपीसी में जैसे पढ़े थे कि मजिस्ट्रेट अपनी सूचना के अपनी ज्ञान के आधार पर भी उसका परिवाद का संज्ञान कर सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया कि जहाँ अपराध का जो मजिस्ट्रेट संज्ञान करेगा वो उसी पीड़ित द्वारा मिली शिकायत पर ही करेगा, ठीक है ना, जी अपनी मर्जी से नहीं करेगा। ठीक, इसका प्रावधान कहाँ कर दिया गया, सेक्शन 30 में, वो 27 में। ठीक, अब इसके बाद 2 सेक्शन और बचते हैं इसके इम्पोर्टेंट, ठीक है। कि इसको पहले यहाँ से साफ कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा बैग ले लीजिए अपने हाथ में, ठीक है। यस सर। अब देखिए, एक शब्द आता है समुचित सरकार। ठीक, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इसके सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। कि समुचित सरकार, समुचित सरकार से आप जानते हैं इसके अंदर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही आती हैं। ठीक, तो उसमें प्रावधान क्या किया है इसके बारे में, तो इसके बारे में प्रावधान ये किया गया है कि जो समुचित सरकार होगी, ठीक है ना, जो वार्षिक रिपोर्ट तैयार करी जा रही थी धारा किसके अंतर्गत, जिसमें प्रावधान शामिल किए गए थे धारा 22 के, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है कि धारा 24 में कि जो समूची सरकार होगी वो 2 कार्य करेगी। पहला क्या, तो 24 में बताया गया है कि समूची सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय करना। ठीक, तो धारा बताई गई है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत जितने भी उपाय हैं, मतलब इसका प्रचार करना है हमको, कि इसके अंतर्गत अपराध होगा या ऐसा होगा या वैसे होगा, जैसा भी है, तो इस अधिनियम का प्रचार करने के लिए जो भी उपाय हैं तो उनको करेगी, ठीक है ना। 24 में बताया गया है। ठीक, सबसे बड़ी दूसरी बात, धारा 25 में बताया गया है सूचना मांगने और अभियोग का निरीक्षण करने की शक्ति। तो यहाँ भी किसके बारे में बात किया गई है, समुचित सरकार के बारे में। यानी 24 में क्या बताएगा कि उपाय करेगी इस अधिनियम के प्रचार के लिए, ठीक है ना। और 25 में बताया गया क्या, 25 में बताया गया है कि सूचना मांगने और बिलों का निरीक्षण करने की शक्ति, यानी सूचना भी मांगेगी, सूचना और अभिलेखों का निरीक्षण। ठीक है ना। अभिलेख किससे मांगेगी, इनके सूचना और अभिलेख नियोजक से या जिलाधिकारी से। ठीक है, समुचित सरकार जिलाधिकारी से धारा 24 के अंतर्गत उपाय करिए और पहचान सूचना मांगेगी, ठीक है ना। दूसरा, इसी के बाद एक और सेक्शन है इसी बात समूची सरकार का जो हम खत्म कर लेते हैं, वो सेक्शन है आपका 29 क्या बोलता है, देखिए 29 बोलता है कि समूची सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ठीक, यानी कि नियम कौन बनाएगा, समुचित सरकार। नियम बनाने की शक्ति। फिर में सवाल पूछेगा कि सरकार की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान कहाँ दिया गया है, सेक्शन 29 में। ठीक है, सेक्शन 29 में कुल कितने तरह के, मतलब इसमें बताया गया कि 13 प्रकार के कुछ नियम बना सकती है, ठीक है ना। यस। वो आप इसको भी एक्ट में से पढ़ लीजिएगा। तो 24 ने क्या पढ़ा था, 24 ने पढ़ा था कि इस अधिनियम के उपाय का प्रचार करने के लिए उचित कदम उठाएगी कौन, समुचित सरकार। समुचित सरकार में आपको केंद्र और राज्य सरकार दोनों आती हैं, ठीक है। दूसरा, धारा 25 में जो सेक्शन 25 में प्रचार किया गया था कि अब लोगों का निरीक्षण कर सकती है, सूचना की मांग कर सकती है। इनका मांग किससे करेगी, नियोजक से या जिला मजिस्ट्रेट से, ठीक है ना। सेक्शन 29 में इसके बाद प्रावधान कर दिया गया कि इस अधिनियम को बंद करने के लिए नियम बना सकती है, कौन बनाएगी, समूची सरकार नियम बनाएगी, ठीक है। और 26 में भी आपको पढ़ाई दी थी पीछे, 26 में बता ही दिया था कि इन दोनों का उल्लंघन करेगी, या यहाँ पे वाले जो काम बताए गए थे सेक्शन 13 में या 12, 11, 14 में
उनका उल्लंघन करेगी तो 50,000 का दंडनीय हो, 26 में बता ही दिया गया था, ठीक है ना। दूसरा संज्ञान के बारे में बता ही दिया आपको कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन जो महानगर मजिस्ट्रेट होता है इसका अपराध का संज्ञान करेगा। लेकिन सीआरपीसी में जैसे आप संज्ञान पीछे पढ़ के आते थे, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन जो भी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो भी सब अपराध का संज्ञान करता था वो या तो पुलिस रिपोर्ट पर या परिवादी के द्वारा मतलब खुद की कंप्लेन करने पर या किसी सूचना प्राप्त होने पर या एक स्वयं की जानकारी के आधार पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर प्रावधान किया गया था कि जो भी संज्ञान करेगा वो सिर्फ एक शिकायत पर करेगा, उसके सिवाय नहीं करेगा, ठीक। इसके बाद इसका लास्ट सेक्शन जो है वो बताता है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, ठीक है। तो सब बताया कि सरकार इस अधिनियम में अगर कोई कठिनाई पैदा होती है, ठीक है ना, आने वाले भविष्य में, तो उनको दूर करने के लिए नियम बनाएगी, ठीक है ना। और जो भी नियम बनाएगी वो संसद के पास रखेगी। लेकिन बस देश में एक अपवाद और परंतु कुछ ही बोल सकते हैं उसको। अपवाद परंतु में ये बोल दिया गया है कि इस अधिनियम को बनने के दिन, यानी कि जब ये अधिनियम बना था, ठीक है, इसमें बताया गया कि धारा 30 में बताया गया कि कठिनाई को दूर करने की शक्ति। लेकिन जब ये अधिनियम बनाया गया था उसके बनने के 2 वर्ष के भीतर, कब तक, 2 वर्ष के भीतर तक इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करी जाएगी, ठीक। मान लीजिए 2 वर्ष के भीतर कोई कठिनाई आती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगी, 2 वर्ष के बाद ही इसमें कोई कठिनाई को दूर करने के लिए कोई प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। जो भी किया जाएगा उसको संसद के समक्ष रखा जाएगा, ठीक। जितने भी हमने सेक्शन पढ़े वही सेक्शन इसके इंपॉर्टेंट थे, उसके सिवाय हमें कोई सेक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और इसके सिवाय तुम एक सेक्शन और देख सकते हैं छोटा छोटा, हम सब क्लॉज में छोड़ गए थे, जो आपका डेफिनेशन क्लॉज होती है। हाँ, तो उसमें हम जैसे हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि 13(3) में साबित हो जाता है कि अगर घरेलू कर्मकार हो गया तो उसके बाद FIR 509 के अंदर के दिखाई ना। तो घरेलू कर्मकार कहाँ दिया गया है, तो वो घरेलू कर्मकार जो डोमेस्टिक एम्प्लॉयर है उसके बारे में प्रावधान किया गया है आपका सेक्शन 2E में, ठीक। दूसरा, जैसा कि एक एक्ट है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कहाँ होगा, वर्क प्लेस पे होगा, ठीक है ना। तो वर्क प्लेस के बारे में कहाँ बताया गया है, तो वही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वर्क प्लेस के बारे में बताया गया है 2O में, ठीक है। बस आपसे प्री में इतना ही पूछेगा, वर्क प्लेस कहाँ पे दिया गया है या घरेलू कर्मकार कहाँ दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को अपना याद रखिएगा अभी। और इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट और है, नियोजक आप बता ही दिए थे कि 2G में है, ठीक। दूसरा, इसमें एक चीज़ और आती है कि जो समिति बनी थी, आंतरिक समिति, इसका अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है ना। उसको बोलेंगे यहाँ पे पीठासीन अधिकारी। क्या बोलेंगे उसको, पीठासीन अधिकारी, ठीक है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाता है ये कौन होगी, तो ये वहाँ पे जो आंतरिक समिति बनाई जाएगी कार्यस्थल पर, इसके बारे में प्रावधान किया गया है 2L में, ठीक, कि पीठासीन अधिकारी होगी, ठीक है ना। ये होगी कौन, उस कार्य करने वाले पर जो भी बस सबसे ज़्यादा मतलब वृद्ध होगी, वृद्ध महिला, ठीक है, वही इसकी पीठासीन अधिकारी होगी, ठीक है। इतने सेक्शन इसमें पढ़ने थे, इसके सिवाय कोई सेक्शन नहीं पढ़ना था। और ये इस एक्ट इसी के साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तब तक के लिए और आगे मिलेंगे अब नए एक्ट में। कल को एक नया एक्ट लेके चालू होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी समय बहुत कम बचा है और आपके लगभग एक्ट आधे से आधे के लगभग एक्ट ख़त्म हो चुके हैं, और एक कल मिलते हैं एक नए एक्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।